हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्ट 4A में अंडर आर्टिकल 51 मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको डिस्कस करने से पहले, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करने से पहले थोड़े बेसिक्स पर हम देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट बेसिक्स हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिनेट या इनैक्ट हुआ था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे उसमें। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी अपॉइंट किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। उसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़, दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो पहला बेसिक पॉइंट हमारा क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली कंटेन नहीं किए गए थे। ये 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1976 में ऐड किए गए थे। आगे देखते हैं क्या है। इट इन स्टार्टिंग 10 ड्यूटीज़ वर एडेड, और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से दो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। तो दो अमेंडमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं। एक 1976 में हुआ था जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और एक हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ओके दोस्तों, अब चलिए फिर एक बार मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ओके, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 1975 से लेकर 1977 में जब इमरजेंसी लगा था हमारे देश में, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ की फीलिंग महसूस हुई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को कि भाई लोग फंडामेंटल राइट्स को लेकर तो बहुत अवेयर हैं, तो उसी के हिसाब से इनके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए जो इन्हें परफॉर्म करना चाहिए। तो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। देखिए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूँ। पहला क्या है, टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, हम उसके आइडियल्स, नेशनल फ्लैग और एंथम को रिस्पेक्ट करना है। दूसरा क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब हमें उन आइडियल्स को फॉलो करना है जिसने हमें स्वतंत्रता प्राप्त कराई। जैसे महात्मा गांधी के विचारों को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑल दिस थिंग्स शुड इंस्पायर अस। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वी हैव टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट, वी हैव टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। हमें देश की सुरक्षा, और जब भी कहा जाए तो हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि अभी कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है, तो हमारी राष्ट्रीय सेवा क्या होगी कि हम होम में रहें, आइसोलेट होकर पढ़ाई करें, अपने या जो भी काम है वो करते रहें। अगला क्या है, टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हमें प्रमोट करना है हारमोनी और कॉमन ब्रदरहुड। छठा क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चर। हमें कंट्रीज कल्चर को प्रमोट करना है और प्रिजर्व करना है हमारे कल्चर और हेरिटेज को। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है, प्रकृति की रक्षा करनी है। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें अपने आप में इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर, एक वैज्ञानिक सोच, रूढ़िवादी सोच नहीं, वैज्ञानिक सोच डेवलप करना है। क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैन मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स में यही है कि भाई आदमी क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई ये चीज़ करो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्यों? बट एनिमल क्वेश्चन नहीं कर सकता। हम गधे को कहेंगे इधर चलो तो वो चलने लग जाता है, बट मैन कैन क्वेश्चन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। ओके, आगे देखते हैं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड टू एब्जोर वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड मतलब रक्षा करनी है, और वायलेंस मतलब हिंसक नहीं होना है, अहिंसा को अपनाना है। आगे देखते हैं क्या है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फेयर्स। मतलब हमें अपने लाइफ के हर एक स्फेयर में मास्टरी अचीव करना है। वी हैव टू अचीव एक्सीलेंस इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ आवर लाइफ। आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड आर वार्ड बिटवीन एज 6 to 14। ये लास्ट में जोड़ा गया था, अभी मैंने आपको बताया था ना, एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002।
तो ये लास्ट में जोड़ा गया था कि भाई जो भी चाइल्ड 6 से लेके 14 ईयर्स के बीच में है उसे हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर आपने मेरा प्रियम्बल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल के बीच में डिफरेंस बताया। नॉन जस्टिसिएबल और जस्टिसिएबल में डिफरेंस क्या है? अगर कोई प्रोविज़न वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो रेमेडी के लिए, लेकिन नॉन जस्टिसिएबल में ऐसा नहीं है। जस्टिसिएबल में आप जा सकते हो, जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है और फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉन जस्टिसिएबल में क्या है? अगर उसका प्रोविजंस वायलेट होते हैं कुछ, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते रेमेडी के लिए। लेकिन जस्टिसिएबल में क्या है? अगर आपका कोई भी प्रोविज़न वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, आपकी सुरक्षा होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। और ऐसा नहीं है, दे रिफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये जो ड्यूटीज़ हमारे में दिए हुए हैं, टू सेफ गार्ड इंडियन प्रॉपर्टी, टू एब्ज्योर वायलेंस और टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ये सब जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज से हैं, ये इंडियन ट्रेडिशन का बहुत पुराना पार्ट है। और दीज आर जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू इंडियन वे ऑफ लाइफ। भारतीय परंपरा के हिसाब से रहने वाले लोगों के लिए बस जस्ट अ कोडिफिकेशन है, ताकि लोग उसके बारे में अवेयर रहें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए लोगों को कि भाई हमारी अगर हमें कुछ अधिकार है, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव सम राइट्स, देन वी ऑल्सो हैव ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। भाई हमारे पास ड्यूटी भी तो होना चाहिए। और महात्मा गांधी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, मैं उसे कोट करना चाहूँगा। इफ़ यू डू योर ड्यूटी प्रॉपरली, इफ़ यू डू योर ड्यूटी प्रॉपरली, ध्यान से सुनिएगा, राइट्स विल फॉलो, राइट्स विल फॉलो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली निभाते हैं तो आप राइट्स अपने खुद ब खुद मिल जाएंगे। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। जैसे मान लीजिए भाई ये एक इंडिविजुअल ए है, ये अपनी ड्यूटी करता है, इंडिविजुअल बी है वो अपनी ड्यूटी करता है, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसका भी राइट्स अपने आप इसको मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप ड्यूटी अपना करेंगे, और एक और मैं कोट कहना चाहूँगा, व्हेन यू डू योर ड्यूटी, व्हेन यू डू योर ड्यूटी यू डू नॉट नीड टू सैल्यूट एवरीवन। जब आप अपनी ड्यूटी को करते हैं तो आपको किसी को सैल्यूट मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करते हैं, व्हेन यू पॉल्यूट योर ड्यूटी यू विल हैव टू सैल्यूट एवरीवन। कहने का मतलब ये है, इफ़ यू आर डूइंग योर ड्यूटी ऑनेस्टली यू डू नॉट नीड टू सैल्यूट एवरीवन, एंड इफ़ यू आर पॉल्यूटिंग योर ड्यूटी यू नीड टू सैल्यूट एवरीवन। ओके, अच्छा, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इसके इंपॉर्टेंस के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, पहला सिग्निफिकेंस क्या है? ये सर्व करता है एज ए रिमाइंडर। पहला फंक्शन क्या है इसका? ये सर्व्स एज अ रिमाइंडर। और कैसा रिमाइंडर सर्व करता है? कि भाई एज अ सिटीजन वी हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर नेशन। कुछ ड्यूटीज़ हैं जो हमें परफॉर्म करनी है। कैसे? जैसे हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है? ये वार्निंग की तरह एक काम करता है। वार्निंग किसके प्रति? कुछ एंटी नेशनल और एंटी सोशल प्रोडक्ट हमारे यहाँ होते हैं ना, एंटी नेशनल और एंटी सोशल, तो एक तरह से ये उनके लिए वार्निंग है कि आप अगर ये वायलेट के, जैसे था ना कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, अगर जो इसको डिस्टर्ब करता है तो ये उसके लिए वार्निंग है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी से खेल रहे हो, आपको इसका पनिशमेंट मिलेगा। और तीसरा क्या है? ये एक इंस्पिरेशन का भी काम करता है। दिस सर्व्स एज अ इंस्पिरेशन एज वेल। वो कैसे? भाई इंस्पिरेशन ऐसे काम करता है कि भाई एक डिसिप्लिन करता है, डिसिप्लिन प्रमोट करता है, कमिटमेंट करता है कि भाई हाँ, मैं एज अ नागरिक मेरा भी कुछ कर्तव्य है अपने देश के प्रति। ओके, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कोर्ट्स को हेल्प करती हैं। कोर्ट्स को किस में हेल्प करती हैं? ओके, कोर्ट्स को हेल्प करती हैं इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज। मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट कोई वैलिडिटी चेक कर रहा है लॉज की थ्रू जुडिशियल रिव्यू, तो ये देख सकता है, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ काम में आ सकते हैं। तो यही है, इतना ही आपको जानना है प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।